आज फिर से एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। अब ये जो है क्लास 7th का चल रहा है, जो सेकेंड वीडियो है। पिछले में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश खुद नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश के सहारे बहुत सारे चीज़ों को देख पाते हैं, सारे चीज़ को देख पाते हैं। अब ये क्वेश्चन पड़ता था यहाँ पर कि प्रकाश को हम सीधी रेखा में गमन करते हुए तो हमने देख लिया। पिछले दिन हम एक प्रयोग भी किया, क्या इसको हम रास्ते के बीच में ही इसको मोड़ सकते हैं क्या? तो आंसर आएगा यस। अब ये क्यों मोड़ सकते हैं, इसके ही घटना को हम आज के वीडियो में सीखेंगे, जिस घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, दो चीज़ आपको पढ़ना होगा आगे में। प्रकाश का परावर्तन एक है और एक है प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या है? अपवर्तन हिंदी में दोनों का नाम है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और ये जो आपका है रिफ्रैक्शन है। क्या है ये? रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन और वह है रिफ्लेक्शन। अब दोनों में आपका प्रकाश मुड़ता है, दोनों में, लेकिन फ़र्क दोनों में है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें क्या है, अपने ही माध्यम में प्रकाश लौट आती है, लेकिन इसमें क्या होती है, प्रकाश जिस माध्यम से आ रही होती है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आ रही है ना तो इधर ही लौट जाएगी, यानी माध्यम ये चेंज नहीं करेगी। अब माध्यम क्या होता है, हम बार बार माध्यम बोले, अब ये तो जानना पड़ेगा माध्यम क्या होता है। देखो, जहाँ पर प्रकाश चल रही होती है वही माध्यम है। जैसे कि सोचिए, अभी आपके पास क्या है, रूम है। रूम में क्या है, हवा भरा हुआ है, तो यहाँ पर कहेंगे हवा ही एक माध्यम है, प्रकाश के चलने की वो माध्यम हो गई, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो उसको रास्ता दे रहा है, जिससे हो करके प्रकाश चल रही है, वही कहलाती है माध्यम। तो आज के हम लोग का जो टॉपिक चला है वो प्रकाश का प्रवर्तन है, ठीक है। प्रवर्तन क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि कोई भी आपतित किरण, आ रही किरणें जिस माध्यम से आ रही होती है, तो किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट आए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात फिर से, एक आ रही, कहीं से भी आ रही किरणें ने आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ से थोड़ी सी बात समझिएगा, क्या क्या यहाँ पर बात बोली जाएगी। सबसे पहली बात, जब भी आप दिखा रहे हो प्रकाश तो उसमें दिशा दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पता चलता है कि इधर से प्रकाश इधर की ओर जा रही है। सबसे पहले तो बताइए, परावर्तक सतह ये है। परावर्तक सतह का मतलब है कि प्रकाश उस पर पड़े और वहाँ से वो क्या हो जाए, लौट जाए, ठीक है। जब इस पर ये पड़ा तो ये वाला सतह क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह की तरफ ये किरण आ रही थी, तो इसे हम लोग नाम दे देंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। सबसे पहली बात, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे। इसके बाद बताइए, लौट के ये गया था, रिफ्लेक्ट किया था, यानी ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसके बीच में मैंने एक डॉटेड लाइन खींचा है, ये कहलाता है नॉर्मल, और हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं अभिलाम। अब बात यहाँ से एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर कुछ नाम और आएंगे। नाम क्या, कौन आएंगे? तो आपतित किरण और अभिलाम के बीच के कोण को आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलाम के बीच के कोण को आर कहते हैं। ये आई क्या है? तो आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आई को क्या कहेंगे, लिखते जाइएगा। आई को कहेंगे आपतन कोण। आपतन
कोण। जो आर है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आई जो कोण है, ठीक है, और आर जो है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये बीच में जो लाइन खींचा गया डॉटेड से, इस लाइन से जितना ये कोण बना करके आएगा उतना ही कोण बना करके ये लौटेगा भी। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है वो समझिए। यहाँ से ही आप याद कर सकेंगे पहला नियम भी। सबसे पहले कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण कहते किसको हैं? तो किसके कोण के बीच का है? तो आपतित किरण किसे किसका है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, और अभिलंब के बीच का कोण है, बीच का कोण है कौन? ये आपतन कोण। प्रवर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है परावर्तन कोण। ये दोनों याद रखना है, ये दोनों रूल होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अगर ये आपको 30 डिग्री दिखेगा तो ये भी आपको कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गया होगा परावर्तन क्या होता है, कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण से टकराने के बाद या प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। और हम विश्वास भी है कि आप लोग इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप फिर बता सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर जो पढ़ने वाली चीज़ें होंगी हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में क्या बुक ने लिखा, अब वो भी देखते हैं। कहता है जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। तो प्रकाश के पथ को मोड़ने की एक विधि यह है कि इसे किसी वस्तु की चमकदार सतह पर डाला जाए। प्रकाश के अगर हमको मोड़ना है तो क्या करेंगे? कोई भी चमकदार वस्तु है, तो चमकदार वस्तु आपके क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात सोचिए, आप स्टील का जो के घर में थाली है वो भी आपको चमकदार है, आप उस पर प्रकाश देंगे तो निश्चित रूप से वो आप टकरा करके लौट आएगा। ठीक है, चम्मच देखेंगे उससे भी पास कर जाएगा। आपके पानी दिखेंगे ना, पानी से भी आपको रिटर्न आता है और पानी में जाता भी है, लेकिन जाने का भी बात नहीं समझेंगे, इतना समझेंगे कि पानी से भी प्रकाश हमको लौट जाता है। ठीक है, तो वो भी हमको यहाँ पर एक विधि क्या है प्रकाश को मोड़ने की। हम दर्पण के बारे में तो जान ही रहे हैं कि दर्पण भी प्रकाश को मोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ देखे गए हैं कि कौन कौन है इसको, दर्पण भी है या चमकदार आपको थाली। ये दो चीज़ आपको दिखाई गई है, जो चमकदार वस्तुएं हैं, इस पर अगर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश अपने पथ को विचलित कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, मुड़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं अपने पथ से वो विचलित हो जाता है, अपने पथ से मुड़ जाता है। ऐसा कब होता है? जब बीच में यानी प्रकाश आ रही होती है और उसके सामने में हम दर्पण या चमकदार थाली रख देंगे। चमकदार चीज़ कुछ भी, कोई भी मेटल्स, कोई भी धातु का रख देते हैं चमकने वाला, तो उससे क्या होगा? वो मतलब टकरा करके मुड़ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? सीधी रेखा में जा रही थी, हम उसे ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, कहता है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोले? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को क्या करता है? मोड़ देता है। और दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव जो हुआ यही कहलाता है प्रकाश का परिवर्तन। हमने क्या कहा कि कहीं से भी आ रही किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हो और जो बुक में है वो भी लिख सकते हो। अब आपसे पूछी जा रही है, क्या प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने पर
परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? आइए इसे जानने का क्रियाकलाप करके देखते हैं। बिल्कुल बदलता है, कैसे समझिए। प्रकाश की स्रोत अभी यहाँ पर थी, तो ये वाला प्रकाश ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था। लेकिन अगर प्रकाश की स्रोत यहाँ पर आ जाए तो जब ये वाला इतना बढ़ जाएगा ना, इतना डिग्री, ठीक है, हम इसको कलर चेंज कर रहे हैं। मान लिया कि ये वाला हमारे प्रकाश के हो जाता, तो ये इतना डिग्री बढ़ा, तो निश्चित रूप से इतना डिग्री इधर जा करके आपका इधर परावर्तित किरण चला जाएगा। इससे हमारा क्या पता चला? पता ये चला कि हम अगर प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलते हैं तो परावर्तित प्रकाश की दिशा भी क्या होती है? बदल जाती है। इसे कह रहा है कि हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप में आपको कौन कौन से चीज़ें लेनी है, अब उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले कह रही है कि आप क्रियाकलाप में अवश्य वस्तुएं क्या है? टॉर्च, समतल दर्पण यानी आईना, एक बड़ा डिब्बा, जूते या किसी चीज़ का भी डिब्बा लीजिएगा, काले रंग के का चार्ट पेपर जिस पर 3 महीन झाड़ियाँ बनी हों, लकड़ी का चिकना बोर्ड लीजिएगा, डेस्क लीजिएगा। ये वो कूट था, ये कागज़ था, इस पर क्या करना है? ये काट लेना है, छेद काट लेना है। सावधानी क्या है? टॉर्च का प्रयोग करते समय कमरे में हल्के अंधेरा कीजिएगा, इन्हें कि पूरा डर मत जाइएगा पूरा अंधेरा करके, ठीक है, नहीं करनी है। अन्यथा सूर्य की किरण पुंज कमरे में आ रही हो तो उसे क्रियाकलाप कीजिएगा। देखिए, एक टॉर्च है तो कर सकते, नहीं तो आपके जो सूर्य की किरण जो आपके छेद से आया था ना घर में, आप उससे भी एक क्रियाकलाप को कर सकते हो। अब कैसे करना है, अब वो हम यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच के को चित्रानुसार काले रंग के चार्ट पेपर या कागज़ के टुकड़े से इस प्रकार ढकिए कि झाड़ियाँ कांच के सामने रहें, ठीक है, कांच के सामने रहे। ये जो है ना, ये जो हम लोगों ने जो काट के रखा, इसको जा कर के टॉर्च पर सटा देना है। जब टॉर्च पर चिपका देंगे, और याद रहे ये जो हमने जो यहाँ पर लिया है, ये जो हमने लिया है, इसको कहाँ पर रखना है? शीशा पर ऐसे खुला रहे, ताकि हमारा यहाँ से लाइट बाहर में निकल सके। ये ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, डेस्क यानी लकड़ी के चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट फैलाएंगे, ठीक है। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण को डिब्बे के सहारे ऊर्ध्वाधर की स्थिति में रखेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब कि खड़ा करेंगे। एक टेबल पर हमने क्या किया? एक चार्ट पेपर और लिया और दर्पण को हमने ऐसे करके खड़ा कर दिया। अब टॉर्च जलाकर के झाड़ियों से निकलने वाले प्रकाश की किरण पुंज को दर्पण पर डालेंगे। इधर से हम लोग क्या कर देंगे? टॉर्च को जला देंगे, टॉर्च जला देंगे। पुनः टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए पड़े। जैसे कि ऐसा नहीं कि आपको ये दर्पण है और टॉर्च सीधे जलाए, नहीं, टॉर्च आपको तिरछा जलाना है, इसलिए कि आपको ये कोण कुछ बने ताकि इस साइड वो प्रकाश जा सके, ठीक है। कोण बनाते हुए हमको देना है। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो अब आप टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर दोनों दिशाओं में कोण बदलकर इस प्रकार खिसकाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। और क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? तो हम बोलेंगे रियली देखते हैं। कैसे? समझिए। जब हमारा ये दर्पण था, हमने प्रकाश यहाँ रखा तो ये गया परावर्तित किरण, लेकिन जैसे ही हमने ये प्रकाश की किरण ये लिया तो परावर्तित किरण इधर चला गया। फिर जब हमने और इधर से जब आया तो और ये इधर चला गया। बार बार क्या हो रहा है? हमेशा ये जो हमने चेंज कर रहे हैं तो इसके सारे हमारा परावर्तित किरण भी क्या हो रही है? चेंज कर रही है। यानी कि परावर्तित प्रकाश की किरण में परिवर्तन यही आ रहा है कि वो मुड़ जा रहा है अपने रास्ते से। कितना मुड़ रहा है? तो जितना हम कोण को मुड़ा रहे हैं उतना। अब परावर्तन के कारण होता क्या? सबसे पहली बात अभी हमने देखा, परावर्तन होता है। परावर्तन होता है क्यों? तो हम कहते हैं कि लाइट को मोड़ने के लिए नहीं, परावर्तन हम लोग अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या आपने अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज क्या ऐनक में देख पाते हो? तो देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? कैसे बना? तो वो जो बनता है वो परावर्तन के कारण बनता है। अब इसी को हम लोगों को समझना है इसमें,
ठीक है। अब हमको क्या 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 चाहिए, अब ये कैसे कौन सा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है काल्पनिक, जो बस कल्पना कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे कि अब एक बात बताइए, दर्पण आप यहाँ पे रखे हो, ठीक है, और आप सामने में यहाँ पर खड़े हो गए हो, आपका प्रतिबिंब देखे होंगे, जितना दूर आप खड़े हो उतना दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर खड़े रहना और एक अपने दोस्त को कहना कि जाओ हमको उतना दूर बना है ना, तू जाके इसको पकड़ लो, क्या बताओ ये पकड़ाएगा? तो पता चलेगा कि यहाँ तो ये ऐनक जो हमने रखा था ये तो दीवार में टंगी है। जब ये दीवार में टंगा हुआ है तो इसके पीछे तो कोई जगह ही नहीं है, तो ये बना कैसे? तो वो दर्पण में ऐसा हमको विजिबल होता है, दिखता है, तो इसी को तो कहते हैं काल्पनिक। यानी काल्पनिक सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कभी भी याद रखिए कि जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, उसे हम पकड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे भी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और वो भी दोनों का साइज बराबर होता है, ठीक है। अब क्रियाकलाप जो हम लोग देखेंगे 3 में कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए कुछ वस्तुएं की ज़रूरत पड़ेगी और ये सब हम लोग इजीली देख पाते हैं, जानते भी हैं। आवश्यक वस्तु में सबसे पहले आपको समतल दर्पण, कलम चाहिए या पेंसिल चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, पर्दा, ठीक है। अब एक देखिए, पर्दा पर अगर बन गया तो समझिए कि आपका क्या हो जाएगा, वो रियल माने कि वास्तविक। लेकिन आपको दर्पण के अंदर बन रहा है, पर्दा पर नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, काल्पनिक। कहता है एक समतल दर्पण के सामने कलम या पेंसिल रखिएगा, कलम को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार का एक कलम दर्पण के पीछे रखा हो। जो कलम दर्पण के पीछे रखा प्रतीत होता है वह दर्पण द्वारा बनाया गया कलम का क्या है, वो प्रतिबिंब है। जो हमारा ये पेंसिल का जो पीछे दिख रहा नहीं दर्पण के पीछे, लेकिन दर्पण के पीछे नहीं है, दर्पण में ही दिख रहा है, तो ये आपका इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये पीछे भी एक पेंसिल जादू से आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बताया कि ये क्या है, दीवार पर टंगी होती है, तो पीछे तो दीवार है, कहाँ से आ जाएगा, कि ये पेंसिल तोड़ दिया दीवार को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ उसका हमको प्रतिबिंब दिखता है और ये प्रतिबिंब से आभासी है, काल्पनिक है, हम इसे पकड़ या प्रिंट नहीं कर सकते। अब कलम को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिएगा तो पता चलेगा कि जब आपने सीधा रखा तो सीधा बना। आप यही प्रतिबिंब को अगर आप ऐसे पलट के रखते इसको पेंसिल को, तो आपका इमेज भी इसमें प्रतिबिंब भी पलटा हुआ नजर आता। टेढ़ा करते इधर तो टेढ़ा ही नजर आता। यानी कहने का मतलब कि जिस स्थिति में यहाँ पर रहता है वस्तु, उसी स्थिति में ये प्रतिबिंब भी बनता है। किसमें, ये समतल दर्पण की बात कही जा रही है, ये आपको गोलीय दर्पण की बात नहीं कही जा रही है, उत्तल और अवतल की बात नहीं है, ठीक है। ये समतल दर्पण में होता है, जैसा वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? नहीं। क्या कलम की ऊपरी सिरा प्रतिबिंब में भी ऊपर ही दिखाई देता है? यस। प्रतिबिंब का जो ऊपरी सिरा जो है वो हमेशा नहीं, कब दिखाई देगा, जब हम ऊपर रखेंगे तब, हमेशा नहीं दिखेगा। अगर हम पेंसिल को इधर रखते उल्टा तो आपका प्रतिबिंब भी उल्टा ही दिखेगा, हमेशा सीधा ही नहीं दिखेगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। किस प्रकार को, जब हम देख रहे हैं कि सीधा हमने रखा तो सीधा ही बना, ठीक है। अगर हम उलट के रखते तो उल्टा ही बनता, तो ये कहलाता कि सीधा प्रतिबिंब बना है। कैसे, नीचे के था तो नीचे ही बना, ऊपर था ऊपर ही बना, सूता हुआ बना, मतलब जैसा था वैसा ही बना, तो इसको कहते हैं सीधा प्रतिबिंब बना है। और सीधा प्रतिबिंब जो बनता है, इरेक्ट जो इमेज बनता है, वो हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा आभासी होता है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे बस सिर्फ आभास किया जा सकता है कि उसके पीछे भी बन रहा है। समतल दर्पण में खास बात और क्या था, सीधा ही बना, आभासी बना, और जितना साइज था उतना ही बना। फर्क इतना है कि आपको दायां का बायां दिखाएगा और बायां का दायां दिखाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के समान माप साइज का समान साइज का होता है, जितना माप था उतना ही वो दिखता है। अब दर्पण के पीछे पर्दा रखिए
तथा पर्दे पर कलम का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? नहीं, किसी भी स्थिति में कलम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है जानने का प्रयास करते हैं और ये भी एक क्रियाकलाप से देखते हैं। तो बताए हैं जितना दूर रहता है वस्तु उतना ही दूर बनता है प्रतिबिंब। जैसे आप यहाँ से गिन के देखिए, तीसरा घर में है तो यहाँ पर भी आपको 1 2 तीसरा घर में आपको दिख जाएगा। जितना दूर आप इधर बढ़ाओगे उतना दूर आपको पीछे में भी दिखेगा। यानी कि जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा दर्पण से। इसमें वस्तुएं आपको क्या क्या चाहिए? समतल दर्पण, लूडो शतरंज बोर्ड चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए जिस पर आपको समान साइज के 64 वर्ग बने हो, ठीक है, या शार्पनर रबड़ भी चाहिए ताकि हम बना सकें। शतरंज या लूडो का एक बोर्ड लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिएगा जो आपको पता चले कि लेफ्ट राइट वाले, ठीक है। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिएगा, यानी कि आपको यहाँ पर कह रहा है इस पर क्या करना है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा करके रखना है। दर्पण के सामने दूसरे वर्ग में शार्पनर रखिए, ठीक है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। अब रबड़ के तीसरे वर्ग में रखिए, ठीक है। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए तो पता चलेगा कि जितना दूर हम रखे थे शार्पनर को दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर बना है, उतना ही दूर पर। जहाँ पर हमने अगर तीसरे वर्ग में रखे हैं रबड़ को तो हमको पीछे में भी तीसरे वर्ग में रबड़ ही दिखेगा। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे रबड़ की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? संबंध यही पाते हैं कि जितना दूरी पर रखा गया उतना ही दूरी पर हमें बना। अब आपने उत्तर की पुष्टि शतरंज बोर्ड पर रखे रबड़ को भिन्न भिन्न स्थान पर रखकर कीजिएगा और आप देखते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दर्पण से रबड़ यानी वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। अब आप क्रियाकलाप नंबर 4 में आप देख करके लाएंगे, बना करके लाएंगे कि किसका प्रतिबिंब में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और किसका प्रतिबिंब प्रभाव पड़ा। देखिए कैसे बनाएंगे। सपोज दैट हमारा ये दर्पण है, ए लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ए बनेगा, लेकिन अगर बी है ना तो बाबू इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा उल्टा। तो ये दोनों का प्रतिबिंब सेम नहीं है लेकिन दोनों का प्रतिबिंब सेम है। तो इस प्रकार से ए से जेड तक आप लिख करके लाएंगे कि कौन कौन से किसके किसके प्रतिबिंब कभी भी बदलता नहीं है दर्पण में, ठीक है, और किसका बदल जाता है ये आप बना करके दिखाएंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। चेक भी कर सकते हो। सी ऐसे बनाओगे ना तो देखो दर्पण में आपको ए से उल्टा हो जाएगा। जब डी बनाना चाहते हो इधर के तो आपको डी इधर के दिखेगा, ठीक है, कहीं उलट जाता है ना, जितना दूरी है उतना दूर पीछे। फिर अगर आपको ई इधर से लिखोगे ना तो आपको इधर से दिखेगा। एफ जब आप देखने का प्रयास करोगे एफ इधर तो आपका एफ दिखेगा आपको इधर। जी आपको इधर से दिखता है ना तो आपको जी ऐसे दिखेगा, ठीक है। एच आपका ऐसे रहेगा तो ज्यों कहते हो आपका एच में कोई बदलाव नहीं, तो आपका बदलाव यहाँ नहीं दिखा, आपका बदलाव यहाँ नहीं दिखा। फिर देखिए आई जब लिखते हो तो आई में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जे लिखते हो तो इसमें बदलाव आपकी हो जाएगी। के लिखते हो तो इसमें बदलाव हो जाएगी। एल लिखते हो इसमें बदलाव हो जाएगी, केल एल। एम लिखते हो तो इसमें आपको किसी प्रकार की बदलाव नहीं है। एन लिखते हो तो बताइए तो इसका बदलाव है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो इसकी बदलाव आपकी हो जाएगी। देखिए ऊपर हो गया, इधर से नीचे, इधर से ऐसे, ऐसे बन जाएगा आपका। सॉरी उल्टा बन गया भाई, एक मिनट। देखिए ये ऐसे है, ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है ना, तो आपको राइट जाना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार से तेरा देखिए इधर आपका इधर से नहीं, अब ऐसे बनेगा सीधा, फिर इधर से लेफ्ट इधर से राइट। एम एन ओ का आपका बन जाएगा ज्यों का त्यों। पी अगर है तो आपका पी का उल्टा बनेगा। क्यू अगर है तो आपको क्यू का भी देखिएगा तो आपको ये उल्टा ही नज़र आएगा, ठीक है। आर देखिएगा तो आर भी आपको उल्टा नज़र आएगा। एस देखिएगा तो एस भी उल्टा नज़र आएगा। लेकिन टी का प्रतिबिंब का टी बनेगा, यू का प्रतिबिंब को यू बनेगा, भी का प्रतिबिंब आपका भी बनेगा, डब्लू का प्रतिबिंब आपका डब्लू बनेगा,
ठीक है। एक्स का प्रतिबिंब आपका एक्स बनेगा, वाई का प्रतिबिंब ऐसे वाई होता है ना बड़ा वाला ऐसे, तो आपका वाई का भी प्रतिबिंब आपका वाई बनेगा, और जेड का प्रतिबिंब आपका जेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो बना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसे लेटर हैं जिसका प्रतिबिंब उल्टा सीधा सब एक जैसा होता है। कैसे कहते हो, 5 अक्षर का मेरा नाम मलयालम लिखते हो कि नहीं, मलयालम। अब कैसे भी बोलो आपको सेम में पड़ेगा, मलयालम मलयालम। जहाज लिखते हो तो क्या कहीं से बोलो जहाज, जहाज सेम होता है। इसी प्रकार से आपको देखना था। अब क्वेश्चन है एम्बुलेंस क्यों, तो देखिए आपको ये एम्बुलेंस जो है ना उल्टा नजर आएगा, उल्टा लिखा रहता है कहाँ पर, एम्बुलेंस पर। एम्बुलेंस पर आपको ऐसे दिखने को मिल जाएगा, ए एम बी यू सॉरी एल ए एन सी ए। ठीक है, आपको दिखने को उल्टा नज़र आ जाएगा। ऐसा क्यों, ये राइट है, आपका दर्पण ऐसे रहेगा, अगर आपको ऐसे रखते हो तो ऐसे आपको दिखने को मिल जाएगा एम्बुलेंस। लेकिन गाड़ी पर कैसा रहता है, तो गाड़ी पर आपका ए के सामने ए ही रहेगा, एम ही रहेगा, लेकिन बी आपको इधर का रहेगा, एल यू इधर के रहेगा, सेम उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे ही रहेगा आपका। तो लगे अरे उल्टा का है लिखा हुआ है ये वाला, तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि एम्बुलेंस को उल्टा क्यों रखता है, क्योंकि दर्पण में देखने के बाद वो फिर से क्या होता है, सीधा हो जाता है, इसीलिए आपको ये उल्टा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखना है तो उसको जब ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, कल देखेंगे गोलीय दर्पण। आज के लिए इतना ही।